हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की कुछ झलकियाँ। तो इसमें जो है 3 स्टोरीज मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इनके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगस। सेकंड है कुर्ग, इनके हैं लोकेश एब्रॉल। और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम, इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, तो चलिए हम इसको पार्ट्स में ही कवर करेंगे। इसलिए जो इसका पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसको शुरू कर लेते हैं पहले। तो इसमें जो है गोवा के एक बेकर की कहानी है कि वो वहाँ पर जो है उनका जीवन कैसा होता था, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कैसे वो रहते थे। ठीक है, या उनका फिर जो है वहाँ पर क्या रोल था जो बेकर थे इंडिया गोवा के। तो ऐसा था कि इंडिया के जो कुछ पार्ट्स हैं ना, तो वो पहले ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे। और जो गोवा के जो कुछ पार्ट थे वो पोर्टुगीज़ के अंडर में आते थे। तो जो इंडिया के कॉलोनाइजर थे वो अलग थे, है ना, और जो उनके गोवा के कॉलोनाइजर्स थे वो अलग थे। तो इसीलिए जो है ये गोवा के बारे में बताया गया है कि गोवा के बेकर्स कैसे थे। तो ये है कहानी, जो है ये एक स्टोरी है जो कि पेन पोर्ट्रेट है। क्या है? एक पेन पोर्ट्रेट है। तो पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पेन पोर्ट्रेट वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति के, है ना, किसी व्यक्ति के, किसी विशेष पर्सन के बारे में बताया जाए। उसको बताया जाए कैसे वो रहता था, कैसा उसका मतलब नेचर होता था, कैसा उसका बिहेवियर होता था, कैसा वो क्या क्या करता था, क्या क्या पहनता था। तो ये जो स्टोरी है एक पेन पोर्ट्रेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके, तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोंड विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है जो कि एक ट्रेडिशनल गांव है, गोंड गांव है, ट्रेडिशनल गोंड गांव है गोवा का। ठीक है, जो वहाँ के जो बेकर्स होते हैं उनका जो इम्पोर्टेंट प्लेस है सोसाइटी में, उनका समाज में क्या स्थान था, उसका ये एक पेन पोर्ट्रेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइनिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि प्लेस का फ़र्क पड़ता है कि जो जहाँ रहता है उसी हिसाब से वो बोलता है। तो लेकिन मीनिंग जो होगा वो सेम होगा, तो आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो आर एल्डर्स आर ऑफन हियर रिमाइनिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो रिमाइनिसाइंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब है थिंकिंग फाउंडली ऑफ द पास्ट। तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या बुजुर्ग जो लोग थे हमारे, वो पास्ट के बारे में सोच रहे थे। रिमाइनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दिस गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुराने अच्छे पोर्टुगीज जो दिन थे उनके बारे में सोच रहे हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड, पोर्टुगीज और उनके जो फेमस लोफ्स होते हैं ब्रेड के, उसके बारे में वो सोच रहे थे। तो ब्रेड के लोफ्स जो होते थे, तो लोफ्स का मतलब है जैसे ब्रेड थी ना पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी आती थी। जैसे अब क्या होता है, अब जो होता है इसके स्लाइसेस बीच में से कट कर दी जाते हैं। तो लेकिन पहले इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड्स जो थी वो पोर्टुगीज के दिनों में चलती थी गोवा में। तो दोज ईटर्स ऑफ लोफ्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। अब जो इस लोफ्स को खाने वाले लोग थे वो तो शायद अब जो गायब हो चुके हैं, है ना, वो नहीं रहे हैं। बड़े बूढ़े बताते हैं कि पहले बड़ी बड़ी ब्रेड्स खाई जाती थी, लोफ्स खाई जाती थी ब्रेड के, इस तरीके से होता था। तो शायद अब तो वो नहीं रहे हैं, लेकिन उसको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव amongst us द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक्स द लोव्स। हम आज भी उनको देख सकते हैं जो कि मिक्सर्स का होते हैं, मोल्डर्स होते हैं और जो बेकर्स होते हैं। तो ऐसा है, ब्रेड का जो प्रोसेस होता है वो ब्रेड जब बनती है तो वो कई प्रोसेस में कंप्लीट होती है। जैसे कि पहले उसकी मिक्सिंग की जाती है, फिर उसकी मोल्डिंग की जाती है, बाद में उसको बेक किया जाता है, सेका जाता है। तो दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिट्स। तो उन प्राचीन समय की एज ओल्ड, वो पुराने समय की, जो पुराने युग की जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिट। टाइम टेस्टेड का मतलब है जो उस समय की गवाही देती हैं, वो भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं। फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ, वो आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश। उन भट्टियों में जो आग है वो आज भी नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है जो है बुझना, तो आज भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival, sorry, heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। आज भी जो बेकर होते हैं उनकी जो एक ट्रेडिशनल बैम्बू स्टिक होती थी, उसकी जो हेरल्डिंग है, हेरल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, उसकी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ है। बैम्बू स्टिक लेते थे वो अपने हाथ में, एक ट्रेडिशनल बैम्बू स्टिक, तो उसकी जो आज भी अनाउंसिंग करने की आवाज़ है वो आज भी कानों में सुनाई देती है गोवा के गाँव में।
कि वो सुबह में आते थे, तो सुबह में आज भी पता चलता है कि हाँ वो आ गए हैं। कुछ स्थानों पर गोवा की आज भी वो आवाज़ सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके जो पिता हैं, जो बेकर्स थे, उनके जो पिता हैं वो आज जीवित ना हो, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो इस परंपरा को निभा रहे हैं, वो ये काम अभी भी कर रहे हैं। यानी कि उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, पुरानी जो पीढ़ियाँ हैं उनकी, वो ये काम कर रही हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। ये बेकर जो हैं आज गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। पैडर इन गोवा, ये गोवा के पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दिनों में गोवा में, द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड। तो जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड्स होते थे, कॉम्पेनियन एंड गाइड, वो हमारे कॉम्पेनियन और गाइड भी होते थे। जब मतलब वो बच्चे थे, बताया होगा कि हमारे बचपन के दिनों में वो हमारे फ्रेंड, कॉम्पेनियन और गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम दिन में जो है 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन, एक बार तो सुबह में आते थे अपनी बैम्बो स्टिक से शोर मचाते हुए, जिंगल करते हुए, आवाज़ बजाते हुए आते थे। शायद उनकी बैम्बो स्टिक जो थी, या उसके ऊपर जो साफा सा रख लेते हैं ना, जिसके ऊपर वो ब्रेड का टोकरा रखते थे, बास्केट, तो उसमें शायद घुंघरू लगे हुए होंगे। तो जब वो आते थे, बैम्बो स्टिक नीचे रखते थे, तो बहुत तेज आवाज़ होती थी जब छूते थे हाथों से। तो इस तरीके से वो अनाउंस करते हुए आते थे। तो दिन में 2 बार आते थे वो, एक बार तो सुबह में आते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, उसके बाद वो जो है दोबारा आते थे जब उनकी बास्केट जो है, बड़ी सी बास्केट खाली जाती थी, फिर दोबारा वो उसको लेकर आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। उनकी जो जिंगलिंग बैम्बू स्टिक थी, जो वो छनछनाती हुई आती थी, खनखनाती हुई उसकी आवाज़ आती थी, तो हम जो क्या करते थे, बच्चे जितने भी थे, हम नींद से जाग जाते थे एंड ग्रीट हिम, और हम सब उनको ग्रीट करने पहुंचते थे। ग्रीट मतलब जैसे कि गुड मॉर्निंग वगैरह कहना होता था, ग्रीट करने, तो उसको जाते थे कि जल्दी से हम चले जाएं। बच्चे थे, सोते हुए उठते थे, उनको उसकी आवाज़ आती तो वो भाग जाते थे बाहर के लिए। वाई वॉज इट सो, तो ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हम सब भी ब्रेड लोफ के शौकीन थे। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। द लोफ्स वर वॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ऐसा नहीं है। वो जो लोफ्स थी वो तो कुछ पैस्किन और बेस्टिन जो मेड सर्वेंट थी उनके द्वारा खरीदी जाती थी। घरों में जो उनकी मेड सर्वेंट होती थी वो खरीदती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, हम सब तो जो ब्रेड बैंगल्स होती थी, मतलब ब्रेड के ही शेप की बैंगल्स टाइप की होती थी, उनका इंतजार करते थे, जो बहुत ही सावधानी से वो हमें देते थे। समटाइम इट हैज़ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, समटाइम इट्स और स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी क्या होता था, वो बहुत मीठी होती थी, ऐसा लगता था कितनी स्पेशल ब्रेड से ही बनाई गई है। द बेकर मेड दिस म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो जो बेकर थे उनकी जो म्यूजिकल एंट्री होती थी उस गांव में, जब वो एंट्री करते थे तो उनकी एक म्यूजिकल एंट्री मानी जाती थी, क्योंकि उनके सर पर जो वो झेंग झेंग आवाज़ करता था, स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो बैम्बू स्टाफ था उनके सर पर जिस पर वो बास्केट रखते थे, और एक जो उनकी बैम्बू स्टिक थी शायद उसमें भी घुंघरू लगे हुए होते होंगे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ जो था उनका वो तो बास्केट के ऊपर रहता था जिससे उसको सपोर्ट मिल सके, और दूसरा हाथ जो था उनकी बैम्बू स्टिक से ग्राउंड पर पड़ता था। He would greet the lady of the house with good morning and when place his basket on the vertical bamboo। वो जो गांव में जो लेडी होती थी, लेडी ऑफ द हाउस, यानी उस घर की जो मालकिन होती थी, या उस घर की मान लीजिए कोई बड़ी बूढ़ी होती थी, लेडी ऑफ द हाउस जो होती थी, वो उनको जो है गुड मॉर्निंग बोलते थे, जो बेकर होते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वो जो थे फिर बाद में अपने जो बास्केट थे वो उस वर्टिकल बैम्बू पर रख देते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और हम जितने भी बच्चे थे वो साइड में खड़े होकर देखते रहते थे, और हम सब जो नौकरानी जो थी वो हम सबको भगा देती थी कि जाओ। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम नहीं जाते थे वहाँ से। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड कीप इनटू द बास्केट समहाउ। लेकिन हम सब क्या थे, या तो बराबर में जो बेंच पड़ जाती है उस पर खड़े जाते थे, या फिर जो पैरापेट मतलब होता है छोटी सी वॉल होती थी, उस पर खड़े होकर झांक कर देखते थे कि बास्केट में कितनी ब्रेड बची है, या बैंगल्स हैं या नहीं है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। मैं आज भी उस जो वो टिपिकल फ्रेग्रेंस आती थी उस लोव्स की, वो मैं कभी नहीं भूला हूँ। वो आज भी उस जो है ब्रेड की लोव्स की वो टिपिकल फ्रेग्रेंस मुझे आज भी याद है, यानी खुशबू। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। वो लोव्स जो होती थी वो बड़े लोगों के लिए होती थी, और जो बेंगल्स होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली।
तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम कभी भी हम सोचते थे कि क्या फ़ायदा, ब्रश नहीं करते थे हम और ना ही अपना मुँह धोते थे, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन इतनी परेशानी उठाएगा कि बाहर से आम की पत्तियाँ उठाकर लाए और उससे जो है टूथब्रश बनाए। तो हम जल्दी से बस सो के उठ के चले जाते थे और जाकर जो ब्रेड लोफ्स वो लोफ्स बेचते थे, बेकर्स जो थे, उनसे मिलने पहुंच जाते थे। फिर हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, लेकिन और हम सोचते थे कि क्यों हम आम की पत्तियां तोड़कर लाएं, इतनी मेहनत करें और ये सब जरूरी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश द हिज टीथ, कि टाइगर जो था वो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और जब हम गर्म चाय पियेंगे तो वैसे ही सारा जितने मुंह के अंदर गंदगी है वो क्लीन हो जाएगी और हमारा मुंह क्लीन हो जाएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, marriage gifts are meaningless without, okay, without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो मैरिज गिफ्ट्स जो मिलते थे हमें, उनका कोई मतलब नहीं था। जब जैसे किसी की शादी पार्टी होती थी, मैरिज पार्टी होती थी, तो जब वहाँ जाते थे तो और कोई गिफ्ट मिलता था तो उसका कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि जब तक वहाँ पर जो है स्वीट ब्रेड का बोल ना मिले। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट रीड, क्योंकि इसके बिना पार्टी का जो चार्म था वो बिल्कुल अधूरा था। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, तो ये कहना जो है काफ़ी नहीं होगा कि जो वहाँ के गोवा के गाँव के लिए बेकर कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ तो हर काम में ब्रेड की जरूरत पड़ती थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी, जो उस हाउस की लेडी होती थी, वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट पर भी, अपनी लड़की की जो है इंगेजमेंट सेरेमनी पर भी जो है सैंडविचेस बनाती थी, तो वो भी ब्रेड के बनते हैं। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और जैसे क्रिसमस होता था या फिर कोई और भी फेस्टिवल्स होते थे, जरूरी जो फेस्टिवल जितने भी होते थे उन सब में केक्स और बोलिनहास जरूर बनता था, तो ये सब भी ब्रेड के ही बनते हैं। तो दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एडिशनल, इसीलिए जो बेकर की भट्टियाँ होती थी उनकी जो गाँव में प्रेजेंस होती थी बहुत ज़रूरी होती थी। कितना इंपॉर्टेंट थी वो, कि वो वहाँ पर होनी ही चाहिए थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कबाई, और जो वहाँ के बेकर या फिर ब्रेड सेलर होते थे वो एक स्पेशल तरीके की ड्रेस पहनते थे जिसको बोला जाता था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये एक सिंगल फ्रॉक होती थी, लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, तो जब हम बच्चे थे तो हमने अपने बचपन में देखा था कि वहाँ के जो बेकर्स थे वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे, तो ट्राउज़र इतना बड़ा होता था उनका, जैसे कि हाफ पैंट से तो वो लंबा होता था, है ना, और जो लॉन्ग वाली पैंट है लॉन्ग ट्राउज़र से थोड़ा छोटा होता था। इस तरीके की ड्रेस वो लोग पहनते थे। इवन टुडे, बल्कि आज, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडल, और बल्कि आज क्या होता है, आज भी वहाँ पर अगर कोई इस टाइप की ड्रेस पहने दिख जाता है, जैसे कोई ऐसे ही पहन लेता है तो दिख जाता है, तो उसको यही कमेंट करा जाता है कि तुम बिल्कुल पैडल की तरह दिख रहे हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और ये इतने बेकर होते थे, ये अपने जो बिल्स होते थे ये मंथ के एंड में अपने कलेक्ट करते थे सारे बिल्स। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट्स होते थे ये घरों की दीवारों पर जो है पेंसिल से रिकॉर्ड किए जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में ये बेकिंग थी, ये एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टर्वेड, बेकर और उसकी फैमिली जो थी वो कभी भी भूखी नहीं रहती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वो उसकी फैमिली और उसकी जो नौकर थे वो हमेशा जो है हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनकी जो प्लम्प फिजिक होती थी, प्लम्प का मतलब है मोटा ताज़ा, फिजिक मीन जो होता है कहते हैं ना फिजिकली, मतलब अपना उनका जो शरीर होता था वो इतना मोटा ताजा होता था, गोल मटोल से होते थे वो, कि वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टिमनी का मतलब है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, यानी कि पब्लिक की गवाही। उन लोगों का मोटा ताजा शरीर, बेकर और बेकर की फैमिली और बेकर के सर्वेंट का जो मोटा ताजा शरीर था वो इस बात की गवाही देते थे कि हाँ ये लोग कितना खुश हैं। ओपन टेस्टिमनी का मतलब है पब्लिक स्टेटमेंट्स अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, बल्कि आज भी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जैक फ्रूट लाइक मिल जाए, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है कि वो जैक फ्रूट की तरह ही गोल मटोल बिल्कुल मिल जाए, तो उसकी तुलना भी एक बेकर से की जाती है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा है जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।